वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है और आभार अभिनंदन है। और आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं मैं वो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 12 अक्टूबर 1871 को पारित किया, भारत के लोगों पर लागू किया। और इसमें मैं बात करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर विषय है। और ये जो एक्ट था ये बहुत खतरनाक था, जिसने भारत के पिछड़ेपन में बहुत बड़ा योगदान निभाया और भारत की लगभग 150 से ज्यादा जातियों को क्रिमिनल घोषित किया, लीगली उनको अपराधी बना दिया, जातियों को। ये तो हमने सुना था कि कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा ब्लैक स्टिग्मा है ऑन द फेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, लेकिन ब्रिटिशर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है जातिवाद को फैलाने में और जातियों को अपना एक तरह से एनिमी बनाने में। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसके ऊपर जर्नली इतिहासकारों की नजर नहीं गई है, विचारकों की नजर नहीं गई है। और उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर थे वो भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल साइलेंट रहे। तो ये विषय जो आज का है बहुत ही जबरदस्त और एक मतलब प्रभावित करने वाला विषय है भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूरे पर्सपेक्टिव को प्रभावित नेगेटिव रूप से। समाज के पिछड़ेपन के अगर कारण गिनाए जाएंगे तो उनमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी एक बहुत बड़ा एक्ट माना जाता है 1871 का। तो इसमें दरअसल क्या किया गया कि ब्रिटिश स्टेट वाज बेसिकली द पुलिस स्टेट एंड ही ऑलवेज डेवलप्ड द न्यू situations, new paradigms, new perspectives for the establishment of British Empire in India। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो उस टाइम की पराक्रमी जातियां थी, जिसमें 150 से ज्यादा जातियों को हैबिचुअल क्रिमिनल घोषित कर दिया। उनमें चाहे जाट है, चमार है, अहीर है, यादव है, कुर्मी है, भाई गुजर है, मीणा है, लोधी है, संथाल है, 150 प्लस जातियों को इसमें हैबिचुअल क्रिमिनल घोषित करके उनसे जल, जंगल और जमीन का अधिकार छीन लिया। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्या था, इसका नेचर क्या था, स्वरूप क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों ये भारतीय सिस्टम में लागू किया और इसके कारण क्या रहे, इसके प्रभाव क्या पड़े। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक बहुत बड़ी युगांतकारी ऐतिहासिक ट्रेजेडी थी, जिसने समाज को विरोध किया, समाज को दबाने का कोशिश किया। और इस समाज की जो जातियां मैंने बताई कुछ, इसमें 150 प्लस जातियां थी, जिनको डेली थाने में रजिस्ट्रेशन कराना होता था, डेली अपना डिटेल्स देना होता था कि वो क्या गतिविधि कर रहे हैं, उनको एक बाउंडेड लेबर करना होता था और उनसे जल, जंगल और जमीन का अधिकार छीन लिया, उनको लैंडलेस बना दिया। और जमीन के अधिकार के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप जमीन अगर आपके पास नहीं है तो सबसे ज्यादा शोषण आपका होने वाला है, सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज आपके साथ होने वाली है। तो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ये एक्ट था, बहुत खतरनाक एक्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये शुरू क्यों किया, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिशर्स हार जाते हैं और हारने के बाद फिर उनको लगा कि हमें किसी भी तरह सुरक्षा नीति अपनानी चाहिए, ताकि जो ये यहां की जातियां हैं, पराक्रमी जातियां जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करती थी, क्योंकि ब्रिटिश मूल रूप से फिरंगी थे, मूल रूप से वो विदेशी थे और विदेशी का हमेशा विरोध होता है और बहुत बड़े लेवल पर विरोध होता है और वो विरोध हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का एक बहुत काला पहलू ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा
कि 1857 के विद्रोह में हम हार गए। वहां पे चाहे जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कारण रहे हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रही हो, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस रहा हो, क्योंककि ब्रिटिशर्स ने 1757 में पलासी को जीता, 1764 में उन्होंने बक्सर को जीता, उसके बाद उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी के राइट्स शाह आलम से ले लिए, मुगल सम्राट से। और उसके बाद आप देखते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 में फिर एक उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई। इस प्रकार वो लगातार यहां पे रिसर्च कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, यहां का डाटा कलेक्शन कर रहे थे। यहां पे एक बहुत जबरदस्त उन्होंने इंजेक्ट कर दिया इंडियन सोसाइटी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसे एक्टों को। एक्ट तो बाद में भी पास हुए, जैसे 1909 का एक्ट आप देखो, आप 1919 का आप एक्ट देखो, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी है और रोल्ट एक्ट भी है। लेकिन जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने भारत की बुनियाद को कमजोर किया, भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पूरी उसके करैक्टर को खराब किया और नकारात्मक रूप से। और उस टाइम जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली बात है कि उस टाइम इंडियन नेशनल 1871 में एक्ट पास हो गया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आज भी चल रहा है। हालांकि 1849 में इसको रिपील किया गवर्नमेंट ने, लेकिन 1952 में फिर ये भारत में लागू हुआ हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के रूप में। और ये एक्ट आज भी भारत के लगभग हर राज्य में लागू है। इसकी कुछ धाराएं बदल दी गई है, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, हाँ ये है कि आजकल इंडिविजुअली ये हो गया है, किसी जाति या समुदाय पर इसके इसके प्रोविजंस लागू नहीं होते। सो ये एक्ट बहुत खतरनाक था। और सबसे खतरनाक पहलू यह था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई, उस कांग्रेस के दो धड़े थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उदारवादी जिनको मॉडरेट्स कहा जाता है, जो ट्रिपल पी में विश्वास करते थे, पिटीशन, प्रोटेस्ट और एक और पर्सनल उसमें रिक्वेस्ट में। तो उन्होंने भी इस पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, चाहे वो उदारवादी दादा भाई नौरोजी है, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, चाहे वो और उनके जितने भी उदारवादी नेता हैं, उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया, कोई इनका जैसे इस एक्ट का विरोध नहीं किया। जबकि इस एक्ट का बहुत बड़े लेवल पर वो मैगजीन निकालते थे, वो न्यूज़पेपर्स में लिखते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का इसका कोई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव घोषित नहीं किया। और वो जो है उसको एक तरह से प्रभावित करने का काम नहीं किया, उसके नकारात्मक पक्ष में नहीं बोले। और अगर एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, चाहे वो लाल बाल पाल हो, इसके अलावा और जितने भी नेता हैं, बाद में गांधीयन लीडर भी है, गांधी ने भी इसका विरोध नहीं किया, नेहरू ने नहीं किया, पटेल ने नहीं किया, सुभाष ने नहीं किया, अंबेडकर ने नहीं किया। और वो तो जयराम पेशा जातियों के बहुत खिलाफ थे, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वजूद के खिलाफ थे, उनको आरक्षण देने के खिलाफ थे। तो इस प्रकार उस टाइम की जितनी भी ये जो जातियां हुई है, चाहे जाट है, अहीर है, यादव है, कुर्मी है, भील है, वो सारी जातियां क्या हो गया कि उन जातियों को एक तरह से इन्होंने क्रिमिनल घोषित कर दिया। मीणा है, लोधी है, संथाल है, सिगलिकर है, सिरकीबंद राठौर है, उन सब जातियों को लीगली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरह से क्रिमिनल घोषित कर दिया और उनसे जमीन का अधिकार छीन लिया। उनको डेली थाने में रिपोर्टिंग करनी होती थी, उनको डेली एक तरह से उनको जनजाति अपराधी बना दिया, उनको एक नॉमिनेशन करना होता था। ना उनकी शिक्षा पर कोई काम हुआ, ना उनके रोजगार पर कोई काम हुआ, ना उनके पुनर्वास पर कोई काम हुआ। और उनकी जो ट्रेडिशनल शैली थी, उनकी जो ट्रेडिशनल जीवन शैली थी, उनका जो परंपरागत जीवन था, वो भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि उन जातियों से जमीन का अधिकार छीना गया, क्योंकि जमीन का अधिकार एक तरह का आप देखा जाए तो बड़ा नेचुरल राइट है। तो उनका वो जमीन का अधिकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर छीना गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के, वो जरूर दोबारा से वापस होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशासन चाहे, जुडिशरी चाहे, कुछ भी कर सकती है, तो जो उनका जमीन का अधिकार छीना गया वो वापस होना चाहिए उनका। तभी एक मूलतः समानतावादी
दृष्टिकोण, तभी समानता स्थापित हो सकती है, तभी अच्छी स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है, तभी मानव अधिकार स्थापित हो सकते हैं, तभी जीवन के मूल्यों का एक आभार हम प्रकट कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि उन मार्शल, पहले उनको क्रिमिनल बनाते हैं, फिर उनको मार्शल कॉम स्थापित करके फिर उनकी जैसे अलग अलग रेजिमेंट यूज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस प्रकार ये एक बहुत खतरनाक इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पायरेसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हुई। एक बहुत खतरनाक, एक तरह से आपको कहा जाए कि भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ापन किया गया, भौगोलिक रूप से भारत को कमजोर बनाया गया, सांस्कृतिक रूप से भारत को लताड़ा गया, भारत को ओप्रेस किया गया, भारत को सप्रेस किया गया, भारत का शोषण निरंतर किया गया। जैसे उदारवादी नेता तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को ही कहते हैं कि उसी से हमारा आर्थिक कारण ही उनको दिखाई देता है। उग्रवादी का जो नेता है, हमारे जो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, वो कहते हैं कि हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा। ये जो बहुत खतरनाक एक तरह से सांस्कृतिक शोषण हो रहा था उन जातियों का, उन समुदायों का जो सदियों से यहां के मूल निवासी थे, उनको ऑफेंडर घोषित कर दिया गया। और आज भी ये किसी न किसी रूप में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भारत में लागू है। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। तो इंडिया अभी भी देखा जाए तो मूलतः एक बहुत मतलब फ्री हैंड डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया आज भी एक बहुत खुले विचारों वाला देश नहीं है जहां पे भारत की राजनीति में सभी को बराबर की भागीदारी मिले। तो यहां क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पढ़ते पढ़ते मुझे ये चीज महसूस हुई, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पढ़ते पढ़ते मुझे इस चीज का भान हुआ कि जो उनका जमीन का अधिकार छीना गया, वो दोबारा उनकी जमीन वापस होनी चाहिए और वापस हो सकती है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनता है, लगभग 600 साढ़े 600 साल पहले की जमीन जो बाबर ने वहां पे बाबरी मस्जिद बनाया, लगभग 1527 से लेके 29 तक के बीच का टाइम उसका मानते हैं। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता और उसकी जगह पे श्री राम मंदिर बना सकता है, जो कि एक जुडिशरी का सबसे बड़ा फैसला, संवैधानिक बेंच का फैसला, तो ये फैसला लेने का बहुत बड़ा वक्त है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंडर भारत की जिन 150 प्लस जातियों का जमीन का अधिकार छीना गया, लैंड का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। लोग कहते हैं कि वोट का अधिकार सबसे बड़ा होता है, भाई पानी पीने का अधिकार सबसे बड़ा होता है, या बोलने का अधिकार, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। और जिसकी अपनी जमीन नहीं होती, जिसकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज में उसको उतना मान सम्मान नहीं मिलता, समाज में उसकी इतनी आवाभगत नहीं होती, समाज में उसके इतने नाम नहीं लिए जाते। तो ये भारत के अंदर जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया 1871 में, जो आज भी भारत में लागू है, हालांकि इसको एक बार रिपील कर दिया, फिर 1952 में हैबिचुअल ऑफेंसर एक्ट के नाम से फिर लागू किया। भारत में लगभग 50 साल कांग्रेस की सरकारें रही है और दूसरी सरकारें भी रही है, किसी सरकार ने इसके ऊपर कोई भी मतलब इसको खत्म करने का काम नहीं किया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था। बाकी कई विषयों पर बात हुई है और मैं अभी सेशन चल रहा है शीतकालीन, तो मेंबर पार्लियामेंट से भी गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप थोड़ा सा अध्ययन करिए, पढ़ने लिखने की आदत डालिए। आपने संसद भवन को एक तरह से पिकनिक बना के रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे बहुत खतरनाक मुद्दे हैं जो जयराम पेशा जातियों के खिलाफ भी है, SC ST बैकवर्ड क्लास और जनरल कास्ट भी इसमें आ जाती है। तो ये जो जमीनें इनसे ली गई वो वापस लेनी चाहिए और जो जो उनकी जमीन बनती है उनको देनी चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं कि रिकॉर्ड्स नहीं है, कि कैसे उनकी जमीनों से उनकी जमीनें स्नैच की गई उनसे। जैसे अयोध्या वाला मैंने केस बताया कि लगभग 650 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन दोबारा से श्री राम मंदिर के नाम दे दी, जो कि लगभग 1527 ईस्वी के आसपास उस समय का जो बाबर था, मुगल साम्राज्य का एम्पायर, उसने वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाया, या उसके जो एक बहुत अच्छे उसके एक सलाहकार थे, उन्होंने उसकी स्थापना की। लेकिन इनडायरेक्टली वो
बाबर ने ही की। तो ये 12 अक्टूबर 1871 का जो एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, इसका पर्पज तो यही था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि हम सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि 1857 का विद्रोह वो हारे, लेकिन उन्होंने उन जातियों को, चाहे वो भील हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे सिगलीगर हो, चाहे जाट हो, अहीर हो, यादव हो, प्रजापति हो, मीणा हो, लोधी हो, उन जातियों को क्रिमिनल हैबिचुअल एक तरह से अपराधी घोषित किया। यह बहुत सोचने का विषय है, बहुत खतरनाक विषय है। इस विषय पर इसलिए मेरे को आज लगा कि इस विषय पर मुझे जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि इस पे ना कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने नजर डाली, चाहे वो दादा भाई नौरोजी है जिसको लोग ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसने बहुत बड़ी थ्योरी दी ड्रेन ऑफ वेल्थ की, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो बड़े फेमस आईसीएस थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, गोपाल कृष्ण गोखले, उसका कोई ध्यान नहीं गया। इसके अलावा और बहुत से नेता है, शरद चंद्र चटर्जी है जो अपनी कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, कहीं पे इसका ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि इसके बारे में किसी ने बोला हो। हां, एक बार तिलक ने इसको जरूर बोला है। तिलक ने कहा है कि यह बड़ा शर्माना कानून है, उसने अपने केसरी में जरूर इसके बारे में बोला है। लेकिन बाकी जितने भी मुझे लगता है जो उदारवादी नेता है या उग्रवादी नेता है, उन्होंने इसके ऊपर कोई लेखनी नहीं चलाई, कोई सरकार का विरोध नहीं किया। हालांकि सरकार के बाकी कई फैसलों का ब्रिटिश गवर्नमेंट का जरूर विरोध होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर बेगमपुरा राज भारत में स्थापित होता है, तो निश्चित रूप से हम ये काम कराएंगे, पक्का ये काम करवाने का हम काम करेंगे कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर जिन समुदायों को, जिन जातियों को निशाना बनाया गया, जिनकी जमीन, जंगल और जिनके पूरे के पूरे सभ्याचार को छीना गया, उसको दोबारा से हम वापस करने का काम करेंगे। और जुडिशरी चाहे, एग्जीक्यूटिव चाहे, लेजिस्लेचर चाहे, कुछ भी हो सकता है। देश का सिस्टम बहुत बड़ा होता है, देश का संविधान बहुत बड़ा होता है। चूंकि इनके मानवाधिकार छीन लिए गए, इन जातियों का जमीन का अधिकार छीन लिया गया, यह जरूर वापस होना चाहिए, निश्चित रूप से वापस होना चाहिए। यह बहुत बड़ा अधिकार था, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, आम लोग पढ़ते लिखते नहीं है, उनका लेवल इतना नहीं है कि वो पढ़ लिख सके, इतना ज्यादा उनका बिजी शेड्यूल होता है। और उनको जो चलाने वाले लीडर है बेचारे, वो पढ़ते लिखते नहीं है, वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये जैसे अयोध्या की जमीन वापस हुई है कि वहां पे कभी बाबरी मस्जिद होता था, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने जो फैसला दिया और आज वहां श्री राम जी का मंदिर बना, तो वैसे ही ये जो जमीनें इनसे वापस ली गई, ये जरूर उनकी जमीनें दोबारा से उनके नाम होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारी बेगमपुरा सिख राज की स्थापना होती है, तो निश्चित रूप से जैसे सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। महाराजा रणजीत सिंह का कितना बड़ा साम्राज्य था, सिख साम्राज्य, जहां पे कोई टैक्स नहीं होता था, कोई अननेसेसरी बर्डन नहीं होता था, हर तरह की फ्रीडम थी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कितने लैंडलेस लोगों को जमीनें दी, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कितने लैंडलेस लोगों को जमीनें दी। तो इस चीज पे जरूर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, इस चीज पे जरूर फोकस करना चाहिए, तभी हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक मसले हल होंगे। तो मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, इसने एक गुलाम बनाने का काम किया, उन जातियों को गुलाम बनाने का काम किया जो बड़ी पराक्रमी होती थी, जो बड़ी खतरनाक होती थी, जो अंग्रेजों के लिए बड़ी खतरनाक होती थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट्स चलाती थी, अंग्रेजों के खिलाफ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूवमेंट्स चलाती थी। तो उनका जो एक मूवमेंट्स का जो काम होना चाहिए था, उनको मजबूती देने का काम होना चाहिए था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो करना था वो नहीं किया। और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का कभी विरोध नहीं किया खुल के। और जो इतिहासकार है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जिनका काम नीति निर्माण, उन्होंने भी इस पर कोई लेखनी नहीं चलाई, उन पर भी इन्होंने, क्योंकि उनका मकसद तो था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स का,
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के माध्यम से वो भारत को जातियों में तोड़ना चाहते थे, भारत को संप्रदायों में तोड़ना चाहते थे, भारत को अलग अलग पंथों में तोड़ना चाहते थे, भारत को अलग अलग संप्रदायों में कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करना चाहते थे। तो वो भी एक बाद में समस्या बहुत बड़ी बनी, कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की बहुत बड़ी समस्या बनी। तो इस प्रकार मेरा यह मानना है कि ब्रिटिशर्स ने चाहे ये अपनी सुरक्षा नीति के तहत इन जातियों को अपराधी घोषित किया, इन जातियों को एक तरह से बैकवर्ड बनाया, पिछड़ा बनाया, क्योंकि ये सिस्टम से बहुत दूर चले गए। इनका सामाजिक बहिष्कार हुआ, इनका आर्थिक बहिष्कार हुआ, इनका राजनीतिक बहिष्कार हुआ, इनका सांस्कृतिक बहिष्कार हुआ और इनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले। इवन इनके पास जो कुछ भी था, जल जंगल और जमीन, वो छीन लिए गए। तो विषय आज का बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। इस पे जरूर सभी को चिंतन मंथन करना चाहिए और उन घुमंतु जातियों को, उन यायावारी जातियों को, उन जयराम पेशा जातियों को, जिनको गुलाम बनाने का काम साहब ने भी किया और जिनको गुलाम बनाने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया, तो इसके खिलाफ निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर मूवमेंट चलनी चाहिए। चाहे हमें ये बात हर घर घर में जाके बतानी पड़े, हर गली में जाके बतानी पड़े, हर मोहल्ले में जाके बतानी पड़े, हर व्यक्ति को जाके बतानी पड़े, हर तहसील लेवल पर जाके बतानी पड़े, हर जिले लेवल पर जाकर बतानी पड़े, हर स्टेट में जाकर बतानी पड़े। हम इस चीज को बताएंगे, बड़ा दमखम से बताएंगे और जो सच को हम स्थापित करने में लगे हैं वो सच लगातार स्थापित हो रहा है। लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लोग हमारे विचारों पर जरूर चिंतनशील है, मननशील है, अध्ययनरत है, लोग रेफरेंस हवाले उठा उठा कर देख रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर जिन जातियों को, चाहे वो जाट है, अहीर है, यादव है, मीणा है, संथाल है, लोधी है, कुर्मी है, कोरी है, चमार है और जितनी भी संथाल है, भील है, सिगलीगर है, सिरकीबंद राठौर है, उन सभी को जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर क्रिमिनल घोषित किया गया, ये उनके करैक्टर के ऊपर, ये उनकी चाल चलन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया और जिसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। आज भी लीगली डॉक्यूमेंट्स में वो क्रिमिनल ही माने जाते हैं, हालांकि वो बहुत पराक्रमी जातियां रही हैं जिन्होंने बड़े दम खम के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने का काम किया। तो मेरा ये मानना है कि इस बात पे जरूर विचार होना चाहिए और उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिर्फ सांस लेने को जिंदा नहीं कहते, साथ ही जमीर का जिंदा होना भी जरूरी है। वो जिंदगी क्या ही जिसमें शामिल ना हो तकलीफों का नाम, सब होगा जैसे होना है, थोड़ा इबादत का होना भी जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि हमें जो अपने महापुरुषों ने जो एक पराक्रमी भावना की विचार दिए हैं कि अपने मयार से तो मैं नीचे आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास खाने से रहा, मेरी चाहत का यकीन कर लेना अब तुम्हें चीर के दिल दिखाने से रहा। तो इन विचारों के माध्यम से हमें इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बहुत खतरनाक एजेंडा था, बहुत खतरनाक एजेंडा था, जिससे वो हमें सोशल डेप्रिवेशन, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, कल्चरल डेप्रिवेशन के माध्यम से मारना चाहते थे। तो उसमें हमें गुरु साहबों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिन्होंने हमें एक बहुत पराक्रमी बेगमपुरा सिख इतिहास दिया है और उस पर हमें निश्चित रूप से बात करनी चाहिए और उस पर हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हम एक अच्छे सभ्य नागरिक बन पाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, दसम पातशाह, कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। तो इन विचारों से हमारे अंदर एक, हमारे रोंगटे खड़े होने चाहिए, हमें दोबारा से पराक्रम की भावना आनी चाहिए, दोबारा से हमें निर्वैर और निर्भय होकर निश्चित रूप से हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडिया
सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े खेत। तो ये इतने जबरदस्त विचार हमारे महापुरुषों के हैं। उन्होंने एक हमारे को बिलीफ सिस्टम दिया है, एक विश्वास करने का सिस्टम दिया है कि हाँ, आप भी राज सत्ता स्थापित कर सकते हो, आप भी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ सकते हो। और भारतीय जो एक समाज में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आज भी हमें दिखाई देता है, आज भी कहीं कहीं जैसे पुलिस स्टेट स्थापित हो जाता है। अभी राजस्थान में एक घटना घटी, एक एडवोकेट के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहा है जोधपुर का एक एसएचओ। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि वहां के पूरे थाने को ही लगभग सस्पेंड कर दिया। तो निश्चित रूप से बहुत ये एक तरह से एप्रिसिएशन के लायक है बात। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती है, पुलिस का बड़ा शर्माना, बड़ा खतरनाक रूप दिखाई देता है और पुलिस से समाज प्रभावित होता है। और ब्रिटिशर्स जो स्टेट था वो तो बेसिकली पुलिस स्टेट था, चाहे वो बैटल ऑफ प्लासी की बात करो, चाहे बैटल ऑफ बक्सर की बात करो, चाहे आप दीवानी अधिकार जो उनको मिले 1765 में वहां की बात करो, या 1857 के रिवोल्ट की बात करो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हम इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि हम सिक्योरिटी बनी रहे। वो अपने सुरक्षा मामलों को बहुत ज्यादा अव्वल रखते थे। तो इस प्रकार ये कारण थे। वो चाहते थे कि समाज के अंदर एक डिवीजन पैदा हो जाए, समाज की एक ऐसी कंडीशनिंग हम कर दें कि जिससे समाज गुलाम महसूस करे, समाजों के अंदर गुलामी की आदत पड़ जाए, जातियां गुलाम बन जाए। क्योंकि जाति व्यवस्था भारत के समाज की एक बहुत बड़ी यूनिट रही है। फैमिली के बाद जो सबसे बड़ा सामाजिक यूनिट माना जाता है वो जाति व्यवस्था को। तो इसके प्रभाव बड़े, राजनीतिक इसके खतरनाक प्रभाव पड़े, आर्थिक इसके बहुत खतरनाक प्रभाव पड़े, सामाजिक सांस्कृतिक खतरनाक। और सबसे बड़ी चीज तो क्या हुई कि इसमें जो है एक तरह से उनको जमीन के अधिकार से वंचित कर दिया। उनकी जमीनें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली। और जैसे बाद में देखते कि बड़े बड़े रजवाड़ों को जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो जमीनें दे के जाती है, चाहे वो पटियाला वाले राजा है, चाहे जूनागढ़ वाले राजा है, चाहे हैदराबाद वाले हैं, चाहे फरीदकोट वाले हैं, चाहे जींद वाले हैं, चाहे नाभा वाले हैं, चाहे गंगानगर वाले हैं। तो उन राजाओं को बाद में ये रियासतों को, क्योंकि लगभग उसके बाद ही या उसके आसपास ही लगभग 565 रियासतें भारत में प्रिवेलेंट थी। उन पर चाहे लॉर्ड डलहौजी ने कोई पॉलिसी बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चाहे अपने क्या नाम है लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई सब्सिडरी अलायंस, या और 2-3 नीतियां बनी। तो रियासतों का एकीकरण नाम आता है सरदार पटेल का। निश्चित रूप से उनको आयरन मैन कहा गया, लेकिन क्या कारण रहा कि वो जिन्ना के सामने झुक जाते हैं और जिन्ना को पाकिस्तान दे देते हैं। वो जिन्ना को पाकिस्तान दे देते, तो भारत का जो पार्टीशन करते हैं, अंतरिम सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि क्वेश्चन तो फ्रीडम का था कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, पार्टीशन कहां से बीच में आ गया। लेकिन इन्होंने इतना जल्दबाजी में यह फैसला किया, तो इसके लिए अंतरिम सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भारत का पार्टीशन होता है, कोई देश टूटता है तो उस टाइम का पीएम और गृह मंत्री सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो अगर आज भी हम 3 जून और 1947 की जो माउंटबेटन योजना पढ़ते हैं तो उसमें इन्हीं के विशेष नाम है, माउंटबेटन के, नेहरू के, पटेल के। तो ये एक बहुत खतरनाक साजिश हुई है। तो इतिहास में ऐसी खतरनाक साजिशें हुई है जिसका विरोध नहीं हुआ मूलतः, क्योंकि परिवारवाद चलता रहा राजनीतिक मामलों में। परिवारवाद के कारण भारत की राजनीति बहुत खराब हुई। तो 1871 का आज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डिस्कस कर रहा था, और इस पर एक बहुत फुल लेंथ लेक्चर आगे भी बनेगा। आज बस मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहा था कि 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ। मैंने आपको बताया क्यों लागू हुआ, मैंने आपको बताया कौन कौन सी जातियां इसमें शामिल थी, मैंने आपको बताया कि उनके मानवाधिकार तो छीन लिए, साथ में उनके आर्थिक अधिकार भी छीन लिए, जल जंगल और जमीन का अधिकार छीन लिया, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया, उनको एक तरह से ऑफिशियल क्रिमिनल बना दिया, हैबिचुअल क्रिमिनल बना दिया। तो ये एक बहुत खतरनाक साजिश ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की। 1871 का जो एक्ट है, इसने भारत को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर करने का काम किया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस टाइम के किसी भी
कांग्रेस के उदारवादी नेता ने, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट नेता ने इसका विरोध नहीं किया, तो इसके लिए कांग्रेस भी कटघरे में आती है, जबकि इसका बहुत विरोध होना चाहिए था। तो मेरा यह मानना है कि उनका जो जमीन का अधिकार छीना गया वो उनको वापस मिलना चाहिए, और ऐसा प्रोविजन है। ऐसी बात नहीं कि प्रोविजन नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं, प्रोविजन है। और अभी पीछे हाल ही में हुआ है ये कि भाई जो बाबरी मस्जिद की जो जगह थी, बाबर ने मस्जिद बनाई थी 1527 से लेकर 1529 के बीच में, उस जमीन को अब श्री राम न्यास को दिया गया है, श्री राम मंदिर न्यास को। और वहां पे आजकल बड़ा सुनहरा श्री राम जी का मंदिर बना है। तो वो प्रॉपर संवैधानिक बेंच ने, प्रॉपर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने फैसला दिया है। तो ऐसा ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट करे। मेंबर पार्लियामेंट से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा पढ़े लिखे और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जरूर खारिज करना चाहिए। यह आज भी भारत के लगभग हर राज्यों में किसी न किसी रूप में स्थापित है, किसी न किसी रूप में यह काम कर रहा है। इससे एक तरह से सामाजिक बुनियाद कमजोर होती है, सांस्कृतिक बुनियाद कमजोर होती है। यह हो सकता है कि इंडिविजुअल रूप से यह लागू हो रहा है, लेकिन उस समय यह जातियों के आधार पर लागू था। तो हमें एक तरह से हमें सारे मानवाधिकार मिलने चाहिए। और जिन जातियों को इन्होंने बैकवर्ड किया, आज उन जातियों में बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो भारत में समस्याएं तो बहुत है, चाहे बेरोजगारी की, चाहे गरीबी की है, चाहे बेकारी की है, शिक्षा की है, रोजगार की है, भ्रष्टाचार की है, टेररिज्म की है। भाई आजकल ये नक्सलवाद की समस्या भी बता रहे हैं, जबकि नक्सलवाद से जो प्रभावित जातियां थी आजकल है, वो बुनियादी रूप से उनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर ठोका गया था, अंदर उनको डाला गया था। तो निश्चित रूप से हमें बड़ा सहज तरीके से इसको स्टडी करना चाहिए। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक बहुत खतरनाक एक्ट था, एक काला कानून था, उस पर विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। आज तक मैंने कोई नेशनल डिबेट इस पर नहीं सुनी, पब्लिक डोमेन में कोई डिबेट इस पर नहीं है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पर। तो मीडिया कहां सो रही है? बड़े बड़े जो पत्रकार है, बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर है, बड़े बड़े जो नीति नियंता है, मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, कहां पर दे आर स्लीपिंग? तो ये क्वेश्चन बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि समाज को जब जानने की कोशिश करते हैं, समाज की जब जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सामने आते हैं हमारे सामने कि 1871 का एक्ट आता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, पूना पैक्ट सामने आता है। क्योंकि पूना पैक्ट ने भी एक बहुत खतरनाक साजिश भारत के उन पराक्रमी जातियों के साथ की, जो कम्युनल अवार्ड के माध्यम से उनको जो एक वसीयत मिली थी अगस्त 1932 में, उसको सितंबर 1932 में खारिज करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही हुआ। तो पूना पैक्ट, क्योंकि जब मैं 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पढ़ता हूं तो मुझे पूना पैक्ट याद आता है कि पूना पैक्ट में कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पायरेसी हुई है, कितनी बड़ी सो कॉल्ड जो मसीहा है लोग, उन्होंने कितना दर्द दिया है हमारे लोगों को, कितना हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से झुकाया है। नहीं तो आज उनके पास डबल वोट का राइट होता, वो खुद भी राजा बनते, किसी को राजा भी बनाते। उनके पास सेपरेट इलेक्टोरेट होता, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स होती, उनका अपना व्यक्तित्व होता। और आज उनका काम क्या है कि वो कभी इस दल में चले गए, कभी इस दल में। खैर, विषय बहुत गंभीर है और इन विषयों पर जरूर बात करनी चाहिए, जरूर चिंतन मंथन करना चाहिए, जरूर अपना एक आधार बनाना चाहिए, जरूर अपनी एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। और हम सच को स्थापित करने में लगे हैं। झूठ के चाहे कितने ही लेयर वो टूट ही जाते हैं। यह हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा, यह हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा। सो भारत में ये एक बहुत खतरनाक साजिश हुई थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस पर जरूर बात होनी चाहिए, नेशनल डिबेट का विषय बनना चाहिए। इसने भारत की उन पराक्रमी जातियों को, जिन्होंने कभी दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जो बिल्कुल चौड़ी छाती खड़े हो गए दुश्मन के सामने, और उनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल घोषित करके, लीगली क्रिमिनल, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार खत्म करने का काम किया। तो हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का विरोध करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं। और भारत में आज जहां पर भी लागू है,
हम इसका बहुत विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका नेस्तनाबूद हो जाए। जिसने इतनी पराक्रमी जातियों को, 150 प्लस जातियों को क्रिमिनल घोषित किया था, उनकी जमीनें छीनी थी। और दोबारा से फिर हम एक गुजारिश करते हैं भारत सरकार से कि उनकी जमीनें वापस दिलाई जाए, जैसे कि राम मंदिर की जमीन बाबरी मस्जिद से लेकर यहां पे दिलाई गई बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट्स के पास प्रोविजंस होते हैं, दोबारा से पार्लियामेंट्स में कोई एक्ट पास हो सकता है, दोबारा से स्टेट की विधानसभा में एक्ट पास हो सकता है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा विकल्प तैयार हो सकता है। और वो जातियां जो आज अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस, लैंडलेस महसूस करती है, उनको जमीनें वापस मिल सकती है। क्योंकि लैंडलेस व्यक्ति, लैंडलेस परिवार का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एट्रोसिटीज होती है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, लैंगिक असमानता होती है, और उसको अपराधी जैसा बिहेव उसके साथ किया जाता है। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी का बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने बड़ा ध्यान से सुना। जो भी आपका कोई कमेंट्स हो, जरूर कमेंट सेक्शंस में आप उसको इनपुट्स में डाल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उस पर विचार करूंगा। सभी ने बड़ा ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी।